देखिए, केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बंधन, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे रासायनिक बंधन, ठीक है। इस चैप्टर में क्या है, मेनली आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है और एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछता है कि पहचानिए उसके अंदर में कौन सा बॉन्ड है। बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत मुश्किल क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। मतलब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो गलत होने की संभावना एकदम नहीं के बराबर है, ठीक है। एग्जाम्पल में पूछ देगा कि आपसे बताइए कि बॉन्डिंग जो होता है, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए MgO में कौन सा बॉन्ड है, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा NaCl में कौन सा बॉन्ड है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा H2O में कौन सा बॉन्ड है, या फिर पूछ देगा हाइड्रोजन फ्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है। तो कोई एक एग्जाम्पल दे करके आपसे उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहचानिए उसके अंदर में बॉन्ड कौन सा है, कौन सा केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बॉन्ड बनाने की जरूरत इसलिए होती है ताकि एलिमेंट्स स्टेबल हो सके, ठीक है। एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, सारे एलिमेंट का ख्वाहिश होता है कि वो इनर्ट गैस की तरह स्टेबल हो जाए। स्टेबल गैस कौन होता है? इनर्ट गैस, इसीलिए उसको नोबल गैस कहा जाता है, जो 18वें कॉलम में है पीरियोडिक टेबल के। तो वो सारा का सारा गैस क्या होता है? स्टेबल होता है। नोबल गैस जो भी है, इसको इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जो भी कहिए, वो सब स्टेबल होता है। तो सारे तत्व चाहते हैं कि नोबल गैस की भांति वे स्टेबल हो जाए, और अपने इस स्टेबिलिटी के लिए वे ये चाहते हैं कि उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, यानी वे अपना ऑक्टेट पूरा कर लें और ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाए। और इसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और जब जुड़ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। जैसे बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों होती है? मजबूती प्रदान करने के लिए। जैसे अब आप लोग हैं तो आप लोग भी बॉन्ड बनाते होंगे, क्या लिए बनाते हैं? मजबूत होने के लिए। कहीं मार झगड़ा फंसेगा तो दोस्त आके सहायता करेगा, है ना। तो कोई भी मजबूत बनने के लिए क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। वैसे ही बॉन्ड कौन बनाता है? एलिमेंट। तो बॉन्ड जो होता है वो मुख्यतः आपका 3 प्रकार का ही होता है, जबरदस्ती 4 प्रकार का है। एवरी एलिमेंट नीड टू प्लेस 8 इलेक्ट्रॉन इनटू देयर आउटर ऑर्बिट। प्रत्येक तत्व क्या चाहते हैं? उनकी बाहरी कक्षा में, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। बिकॉज इट वांट्स टू बी स्टेबल लाइक इनर्ट गैस, क्योंकि वे चाहते हैं कि वो अक्रिय गैस की भांति क्या हो सके? स्टेबल हो सके। फॉर देयर स्टेबिलिटी के लिए इट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। वो दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, आदान प्रदान करते हैं, और इसी प्रक्रिया को रासायनिक बंधन कहा जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड आपका कितना प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। आयोनिक को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को सहयोजन बंध कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंध। और चौथा इसमें कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो पहले ये वाला डेफिनेशन लिख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग हेडिंग बना के। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन में लिखिएगा डैश दे करके, प्रत्येक तत्व अक्रिय गैसों की भांति, प्रत्येक तत्व अक्रिय गैसों की भांति स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मतलब स्थिर, स्टेबल होना चाहता है, कॉमा, इसके लिए उसके बाह्यतम कक्षा में, इसके लिए उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसलिए वे अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। अन्य तत्वों के साथ
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, कॉमा यह प्रक्रिया रासायनिक बंधन कहलाती है, यह प्रक्रिया रासायनिक बंधन कहलाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला यहां लिख लेना आयोनिक बॉन्ड, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है, आयनिक बंध। दूसरा लिखेंगे सहसंयोजी बंध। तीसरा लिखेंगे उपसहसंयोजी बंध। और एक ये भी लिख लीजिएगा हाइड्रोजन बंध। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे, कोई बात नहीं, 3 ही आप लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक लिखिए और नीचे नोट में एक हाइड्रोजन बॉन्ड कर लीजिएगा। बॉन्ड 3 ही प्रकार के होते हैं। हो गया, पहला हेडिंग बना लीजिएगा इसमें आयोनिक बॉन्ड, पहला हेडिंग बना लीजिएगा आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। पहला हेडिंग आयोनिक बॉन्ड। देखिए आयोनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स पर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। आयोनिक में क्या होगा, आयंस को डोनेट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आपको दिखा कि यहां पर कह रहा है डोनेट करना और यहां पर कह रहा है एक्सेप्ट करना, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि डोनेट करने वाला हमेशा क्या होता है, मेटल, और एक्सेप्ट करने वाला हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल, ठीक है। यानी सिंपल सा लॉजिक है इस बॉन्ड को पहचानने का कि जो आयोनिक बॉन्ड होगा इसमें एक जो होगा वो कौन होगा, मेटल होगा, और इस मेटल के साथ दूसरा जुड़ने वाला क्या होगा, नॉन मेटल। तो आयोनिक बॉन्ड को याद करने का तरीका आप याद रख सकते हो, विवाह करना। क्या करना, विवाह करना। जहां पर भी विवाह हो रहा है वो समझ जाना कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। विवाह करने के लिए क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए, और यहाँ पर क्या है, एगो लड़का है एगो लड़की है, माने एगो मेटल है और दूसरा का क्या है, नॉन मेटल है। तो आयनिक बॉन्ड केवल देख के पहचान जाइएगा कि कौन आपका मेटल है और कौन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानना है उसका तरीका आपको हम बता दिए थे। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होना चाहिए, और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो है यहाँ पर आपका Na और दूसरा क्या है, Cl। तो Na का हो गया एटॉमिक नंबर कितना, 11। क्लोरीन का कितना हो गया, 17। तो इस 11 को लिख सकते हो 2, 8 और 1, और क्लोरीन को क्या लिख सकते हैं, 2, 8 और 7।
तो क्या दिख रहा है, ये नॉन मेटल और दूसरा ये क्या दिख रहा है, मेटल। तो कभी भी सोडियम और क्लोराइड में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। दूसरा एग्जांपल यहां पर दिया गया है आपका MgO। तो Mg का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 8, तो Mg को क्या लिख सकते हैं 2 8 और 2, और इसका क्या लिख सकते हैं 2 और 6। तो ऑक्सीजन मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल, और Mg क्या हो गया मेटल। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पर 2 और 6 मतलब यह क्या हो गया नॉन मेटल, और 2 8 और 2 यह क्या हो गया मेटल। यानी जो मेटल होंगे उनके बाह्यतम कक्षा में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 से कम। 4 रहेगा तो मेटल वाइड उपधातु। चलिए समझ गए। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आयोनिक बॉन्ड का। पहला क्या है, इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, उष्मा और विद्युत का ही क्या होगा, कुचालक होगा। कब होगा, जब यह सॉलिड रहेगा तब। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्वस करिएगा यानी पानी में मिलाइएगा, यह उष्मा और विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब रवेदार, ठीक है, दानेदार, ठीक है। अब नमक को देखे ही है कैसा होता है, दानेदार होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखिएगा वो भी दानेदार होगा। तो यह रवेदार या दानेदार होता है। तीसरा लिखा हुआ है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है। यानी उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक दोनों क्या होता है, इसका हाई होता है। तो आयनिक बॉन्ड केवल आप देख करके क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा आयनिक बॉन्ड, उसमें लिखिएगा आयनिक बॉन्ड में लिखिएगा यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। अगला पॉइंट लिखिएगा यह बॉन्ड हमेशा एक धातु, यह बॉन्ड हमेशा एक धातु तथा दूसरे अधातु, एक धातु और दूसरे अधातु के बीच बनता है। एक धातु तथा दूसरे अधातु के बीच बनता है। अगला पॉइंट लिखिएगा धातु इलेक्ट्रॉन डोनर। धातु इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब दाता। धातु इलेक्ट्रॉन दाता या डोनर होते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब एक्सेप्टर, ग्राही एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब ये बॉन्ड आपका एग्जाम्पल दोनों लिख लीजिए, Na+Cl, NaCl Mg+O MgO, 2 एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। यहां प्लस साइन कैसे है, माइनस कैसे पता चल रहा है, कभी भी मेटल में कौन सा होगा, प्लस की माइनस, और नॉन मेटल में क्योंकि वो हम नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर कितना प्लस साइन है, केवल एक है, यहां केवल है एक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे यहां क्या लिखोगे 2 8 और 1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन के चलते क्या है, अनस्टेबल है। और क्लोरीन जो है 2 8 और 7, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब इसी को अगर हम बनाए इस तरह से, ठीक है, Na है तो इसका आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो क्या हो, इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो क्या हो जाएगा, ऐसे इसको दिखा सकते हैं, कितना हो गया, 4 2 6 7,
ये 8 और बाहरी कक्षा पे कितना जाएगा 1 जाएगा। और क्लोरीन जो है उसका कितना है आपका बाहरी कक्षा में 7 है, टोटल एटॉमिक नंबर 17, तो इधर इसका 7 रहेगा। तो ये क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है क्लोरीन को। और जब दोनों यहाँ पर आपका Cl है 17 तो दोनों एक ये ट्रांसफर करा और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों जुड़ करके क्या बना देता है आपका खाने वाला नमक बना देता है। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना हो जाता है 12, तो क्या लिख सकते हो 2 8 और 2, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है 2, और इसका कितना होता है 2 और 6, तो इसको एक स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये 2 एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए माइनस, ये 2 डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस। समझ गए, बस इसी तरह कैसे है इसका लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस आयोनिक बॉन्ड के गुण, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका ठोस रूप, विद्युत का कुचालक, जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। समझ गए, जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा सुचालक। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह दानेदार होता है, दानेदार होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक, इसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोनों क्या होता है इसका उच्च होता है, हाई होता है। चलिए, हाँ क्या, हाँ NaCl का, हाँ जलीय विलयन मतलब पानी में अगर उसको घुला दिया जाए तब यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। हमेशा स्टेबल होने के लिए और लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है आपका क्या कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में देखो क्या है, इसको समझ लो। पहले वाले का मैंने तरीका क्या बताया था, विवाह करना है ना, इसको कैसे याद करिएगा, इसको देखिए। कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसमें क्या लिखा हुआ है सहसंयोजी। तो सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान बराबर इलेक्ट्रॉनों का होगा। यानी यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, जैसे फेसबुक पर 2 कॉमन फ्रेंड है तो दोनों को एक दूसरे का क्या लिखता है म्यूचुअल फ्रेंड लिखता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग हमेशा किस में होगा, इस बॉन्ड को याद करना है तो याद करने का तरीका याद कर लो सहेली। तो सहेली का मतलब 2 महिला मित्र, सहेली का मतलब क्या होता है 2 महिला मित्र, 2 पुरुष मित्र है तो क्या हो जाएगा सहेला। सहेला यहां नहीं है, ये क्या है सहेली। तो सहेली का मतलब 2 महिला मित्र, यानी ये बॉन्ड जो बनेगा हमेशा 2 किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल के बीच बनेगा। ठीक है, तो केवल देखिएगा दोनों का दोनों क्या है नॉन मेटल, तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना है। कौन सा बॉन्ड होगा वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया। तो कोवैलेंट बॉन्ड को याद करने का तरीका, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से बनेगा। यह बॉन्ड हमेशा 2 अधातुओं के बीच में बनेगा। इसके 3 टाइप हैं। इसका पहला टाइप है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरह का होता है। अब कैसे इसको पहचानोगे सिंगल, डबल और ट्रिपल, जैसे यहां पर क्या है Cl2, तो Cl और एक यहां पर क्या है Cl है ना। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है ना,
तो 2 8 और 7, यहां पर भी 2 8 और 7, तो इन दोनों को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल एक चाहिए। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में हम एक लाइन दिखा देंगे तो यह बन गया क्या? सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहां पर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन, O2 लिखा हुआ है तो क्या है ऑक्सीजन? 2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 और 6, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या दिखा देंगे? डबल बॉन्ड दिखा देंगे। यहां नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो क्या होगा? 2 और 5, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 3, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। बस यही तो है, स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है किसी भी एलिमेंट को, वो उतना ही बॉन्ड तैयार करता है। क्लियर है? तो ये हो गया Cl2, ये हो गया O2, ये हो गया N2। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है तो क्या कहोगे? ट्रिपल बॉन्ड। सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। समझ गए? अब इसी के आधार पर बॉन्ड का 2-3 चीज हम लोग और निकालते हैं। एक आपका क्या निकालेंगे? जैसे अब एक एग्जांपल हम आपको दें, CH4, ठीक है? एक एग्जांपल क्या दिया? CH4। तो इस CH4 को इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर क्या H हो गया? 4। अब आपका ये है कि H को बीच में काहे नहीं लिख दिए? तो जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है या कम रहता है वो सेंटर एलिमेंट बनता है। समझ गए? जिस पर कम एलिमेंट रहेगा वो क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा? वो सेंट्रल एटम, बाद बाकी उसके चारों तरफ। अब इसमें आपको दे देगा कि बताइए CH4 जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है, कोई एक बॉन्ड दे देगा और पूछेगा उसमें सिग्मा बताइए और पाई बॉन्ड बताइए। तो देखो होता क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? सिंगल में 1, और पाई बॉन्ड कितना हो रहा है? 0। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 0 पाई। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें सिग्मा क्या होता है? 1, और पाई बॉन्ड क्या होता है? 1। ठीक है? और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें 1 क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी? 2। अब यहां पर अगर देखो क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो अगर हम आपसे पूछे कि यहां बताओ सिग्मा कितना है? 1, और पूछे पाई कितना है तो क्या कहोगे? 0। यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ऊपर वाला क्या कहलाता है? सिग्मा, नीचे वाला क्या कहलाता है? पाई। तो यहां क्या हो गया? 1 सिग्मा और 1 पाई हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर ऊपर वाला क्या है? सिग्मा, नीचे वाला दोनों क्या है? पाई। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1, पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगी। तो यहां पर अगर पूछा गया है आपसे कि बताइए CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, पाई बॉन्ड की संख्या 0। ठीक है? वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन बताना, मान लो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए बेंजीन का, देख लो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन को क्या कहते हैं? C6H6। तो साइक्लिक फॉर्म में होगा। बेंजीन कैसा होता है? साइक्लिक फॉर्म में होता है, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन भी कितना है? 6 है। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? बेंजीन। और एक अल्टरनेटिव बेंजीन पर क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है? तो ये क्या बन गया आपका? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन पर अगर हम आपसे पूछे कि बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? ठीक है? सिग्मा और पाई, तो सिग्मा और पाई इसका काउंट करो। देखो यहां पर पहले हम लोग सिग्मा काउंट कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 सिग्मा, बोलना 1 सिग्मा हुआ, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना? 12। पाई कितना है? 1 2 और 3, तो पाई कितना हो गया? 3। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछता है, समझ गया? तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देख करके क्या होगा? पता चल जाएगा। क्लियर है? कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, बस आपको साइक्लिक जो उसका स्केलेटन फॉर्मूला होगा ना, मतलब कैसे उसको, जैसे C6H6 है तो उसको लिखेंगे कैसे? तो बेंजीन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। समझ गए? तो बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को क्या याद कराया मैंने? सहेली बॉन्ड। समझ गए? सहेली का मतलब दोनों क्या होगा? नॉन मेटर। और इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर का शेयरिंग। मान लो 2 सहेली है, दोनों को दोनों गई कहां? रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, और बिल कितना का आया? 501 रुपया का। तो मारपीट कितना के लिए फंस जाएगा? 50 पैसा के लिए। समझ गया? शेयरिंग कितना का करना होगा यहां पर? 250.50 पैसा। अब ऐसा नहीं होगा कि कहे 251 हम भेज देते हैं तुम 250 भेज दो,
हमेशा कितना भेजना होगा इसको? 250 रुपया और 50 पैसा। तो बराबर का साझेदारी हुआ कि नहीं हुआ? लड़का लोग में बराबर का साझेदारी होता है, वो कहेगा चलो पूरा इस बार हम ही दे देते हैं, अगला बार तुम दे देना। तो बॉन्डिंग में अगर साझेदारी एकदम बराबर इलेक्ट्रॉनों की हो तो वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है? चलिए इसको अब लिख लीजिए। हाँ वो लिखवाएंगे, पूरा लिखवाएंगे, पहले लिखते चलिए। वो लिखवाएंगे, वो सब अभी लिखवाएंगे। चलिए हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें डैश देकर के लिखिएगा इस बॉन्ड में, इसमें लिखिएगा इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी होती है। हो गया? इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह बॉन्ड हमेशा दो अधातुओं के बीच बनता है। यह बॉन्ड हमेशा दो अधातुओं के बीच बनता है। दो अधातुओं के बीच बनता है। तीसरा पॉइंट इसका लिखिएगा, इसके 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। हो गया? पहला लिखिए सिंगल बॉन्ड, एग्जाम्पल में ऐसे लिख लेना, Cl को Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ऑक्सीजन इस तरह से लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन इस तरह से लिख लीजिएगा। इसको लिखिए। क्या? खून की संख्या 300 से अधिक। 206 जो होता है वो एडल्ट पर्सन, वयस्क व्यक्ति में होता है। हो गया? लिख लिए? आगे बढ़ा जाए। अब इसी को देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया हुआ है। समझ गए? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस में भी कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। ठीक है? फास्फोरस में भी ट्रिपल बॉन्ड। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है ना। 15 होता है तो क्या लिखिएगा? 2, 8, 5। तो कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए ये हो देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या है, यानी कोवैलेंट में ही है ये, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सबसे वीक। डबल बॉन्ड सिंगल से मजबूत होगा, और सबसे मजबूत कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? अब इसमें आपको सिग्मा और पाई निकालने का तरीका दिखाया गया है। ठीक है? तो पहले ये लिखिएगा टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल। और इसी में लिख लेना, सिंगल बॉन्ड में डैश दे करके लिखना, एक क्या होगा? सिग्मा। ठीक है? और 0 क्या होगा? पाई। सिग्मा 1, पाई 0। डबल बॉन्ड में लिखना सिग्मा 1, पाई 1, और ट्रिपल में लिखना सिग्मा 1, पाई 2। ये लिख लो। अभी केवल यहीं तक लिखिएगा, ये नीचे का एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, बस इतना ही।
हो गया? किसको? बीच वाला सिंगल से मजबूत है और ट्रिपल से कमजोर है। जैसे अब एक वो लकड़ी है, इसको तोड़ना आसान है कि नहीं? और 3 गो रहेगा तो मुश्किल। बस चलिए, हो गया। ये वाला याद हो गया। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 0 पाई, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। समझ गए? अब एक बताना, यहाँ पे क्वेश्चन है, बताओ HCl में कै गो सिग्मा होगा, कै गो पाई होगा? HCl में 1 सिग्मा 1 पाई। HCl में 1 सिग्मा 0 पाई। ठीक है, देखिए HCl कैसे दिखाएंगे? H और Cl नॉर्मल। Cl को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो यानी 1 2 3, और इसको 1 ही चाहिए ना, यहाँ पे 2 8 और क्या होता है 7, तो 1 चाहिए। वो 1 बॉन्ड यहाँ पर मिल गया, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? 1 सिग्मा 0 पाई। समझ में आया? यहां पर देखिए, यहां पर मान लो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें यहां पर केवल एक क्या है? सिग्मा, और पाई कितना है? 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो एक क्या है? सिग्मा, और पाई भी कितना है? 1। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो एक क्या है? सिग्मा, पाई कितना है? 2। यहां पर यह होगा आपका डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पर अगर आपको क्या बताना है? सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? 3, और पाई कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ना। पाई कितना हो जाएगा? 1। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए अब। कैसे? हाँ, यहां कार्बन हमें ले रहा था, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सही था। हाँ ठीक है, अब स्टेबल है, लिख लीजिए इसको। किसका डायग्राम? चौथा का डायग्राम कैसे? वो स्केलेटन फॉर्म में रहेगा। साइक्लिक रिंग सभी का नहीं बनता है। लिख लिए? हो गया? एक इसका बना लीजिए, बेंजीन का, वो भी लिख लीजिए। 5वां में लिख लीजिए, 5 में बेंजीन C6H6, जो अभी हम लोगों ने बनाया था। सिग्मा कितना था? पाई 3। 5वां एग्जाम्पल लिख लेंगे, C6H6, ये आपका हाइड्रोजन है।
हो गया, जल्दी लिखिए इसको। उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ही याद रखिए। बस मेन आपको बॉन्ड पहचानने के लिए आएगा, सिग्मा पाई निकालने के लिए। तो सिग्मा पाई में हिटलिस्ट आपका C2H2 पूछ लेगा, या फिर आपको बेंजीन पूछेगा, यही सब पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए, हो गया। वो वाला सेम यहाँ पर था ही। चलिए, अब आइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेडिंग बना लीजिए। इसको क्या कहते हैं? इसमें लिख लो उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। उपसह संयोजी बंध में लिखिएगा यह उपसह संयोजी बंध में लिखिएगा यह बंध हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक ही परमाणु का रहता है। यह बंध हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक ही परमाणु का रहता है। अर्थात वैसा बंधन एक ही परमाणु का रहता है। अर्थात वैसा बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच, वैसा बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन तो बनता है, साझेदारी से बंधन तो बनता है, किंतु साझेदारी में भाग लेने वाला, किंतु साझेदारी में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन केवल, साझेदारी में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का, एक ही परमाणु का बना होता है, एक ही परमाणु का बना होता है। इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा। इस बंधन को, इस बंधन को तीर के निशान द्वारा, इस बंधन को तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं, तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखना SO2, एग्जाम्पल में लिखिएगा SO2। बताइए इसमें क्या है? दो है, S है और ऑक्सीजन है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो इस 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2, 8 और 6। अब इसको SO3 कर लेना, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 3 हो जाएगा, सल्फर SO3 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 2, 8 और 6। यानी इसको सल्फर को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। सेंटर एटम हमेशा कौन बनता है? जिस पर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं रहेगा या सबसे कम रहेगा। तो सल्फर आपका क्या बन गया? सेंट्रल एटम। अब इसमें ऑक्सीजन 3 है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए कितना? केवल 2 चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऑक्सीजन दे दें, तो ये स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? ये स्टेबल है कि नहीं है? ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। तो ये आपका स्टेबल हो गया। अब इसके पास कितना ऑक्सीजन फालतू का है? 2 ऑक्सीजन फालतू का है। तो ये क्या करेगा?
ऑक्सीजन को किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो इस बॉन्ड को हमने किस लाइन से दिखा दिया? एरो के लाइन से दिखा दिया। एक दूसरा इसका एग्जांपल है यहां पर NH4, ठीक है। तो NH4 का मतलब अमोनिया। अब इस पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 5। तो इसको ऐसे देख लो, मान लो नाइट्रोजन जो है वो क्या बन गया आपका? सेंटर एटम, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो सेंटर एटम है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो 2 और 5। स्टेबल होने के लिए कितना इसको चाहिए? हाइड्रोजन 3 चाहिए। हाइड्रोजन है इसके पास कितना? 4 है। तो ये स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? स्टेबल हो गया। अब एक हाइड्रोजन जो इसके पास एक्स्ट्रा है उसको तीर के निशान के साथ ऐसे दिखा देंगे और H लिख देंगे। मतलब इस बॉन्ड को आप पहचान सकते हो किस तरीके से? कोऑर्डिनेट का बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा? एहसान करना। मतलब आपके पास 4 रोटी है, आपको 2 रोटी का ही भूख है, तो 2 रोटी को क्या करोगे? शेयर करोगे। अब जिसके साथ शेयर करोगे उसको क्या दिखा दोगे? तीर के निशान के साथ दिखा दोगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एरो का साइन दिया हुआ रहेगा, तो पहचान जाइएगा वहां पर बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। उपसह संयोजी बंध है, यानी वैसा बंध जिसमें स्टेबल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाए और उस इलेक्ट्रॉन को वो दूसरे के साथ शेयर कर ले, वो बॉन्ड आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। समझ गए? तो पहला एग्जांपल यहां लिख लीजिएगा, पहले ये वाला लिख लीजिए SO3। पहला एग्जांपल लिख लीजिए SO3 और दूसरा एग्जांपल ये वाला लिख लीजिए NH4। पहला ये लिख लो और दूसरा एग्जांपल यहां लिख देते हैं, लिख लो NH4। NH4 में लिख लीजिएगा बॉन्ड दे के पहचानने के लिए केवल आएगा। अगर आया तो देखिए, अगर प्रश्न आया तो बॉन्ड दे के पहचानने वाला आएगा। स्टेबल होने के लिए 4 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, तो 7 को क्या लिखिएगा? 2 और 5। तो कितना चाहिए उसको? 5 ही है ना बाहर में, तो 3 चाहिए ना। तो 3 उसको मिल गया तो स्टेबल हो गया। और एक हाइड्रोजन उसके पास एक्स्ट्रा है तो डोनेट कर दिया। चलिए हो गया। चौथा लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिख लिए ना। चौथा लिख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में वैसा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखिएगा वैसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के, वैसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के फ्लोरीन, फ्लोरीन, वैसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के फ्लोरीन, फ्लोरीन कॉमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वैसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन कॉमा के फ्लोरीन कॉमा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ने पर बनता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे डॉटेड, डॉटेड मतलब यहां डॉट 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 है ना, तो इसे डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं। इसे डॉटेड मतलब बिंदु बिंदु देते हैं ना, इसे डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ,
इसमें हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक, इसमें हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ता है, जुड़ता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जुड़ता है। ब्रैकेट में लिखना FON कैपिटल लेटर में, ब्रैकेट में लिखिएगा FON, फोन, ब्रैकेट में लिख लीजिए फोन। तो इसका ट्रिक क्या याद कर लीजिएगा, फोन। ठीक है, देखो कितना आसान है। इसका ट्रिक क्या याद कर लेना है, फोन। माने फोन लगाइएगा तो वहां लग गया फोन, तो कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन। फोन प्लस कौन, हाइड्रोजन, बॉन्ड कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, केवल देख के पता चल जाएगा। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल में अगर हम आपको दें H2O, तो यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो देख के पता चल जाएगा। पहला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड को क्या बताया था, आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट को क्या बताया था, विवाह करना। क्या बताया, विवाह करना, मतलब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। दूसरा आपका था कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सहेली, दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एहसान करना, एहसान करना, अपने स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो बिना संकोच किए साझेदारी कर लिया। और तीसरा फोन, चौथा बॉन्ड कौन सा हो गया, फोन। फोन का मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ मिले तो बॉन्ड कौन सा होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल अगर इसमें हम पूछे HF, क्या पूछे, HF, तो HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, फ्लोरीन के साथ, तो बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करा जाता है कांच पर लिखने के लिए। ठीक है, कांच जो होता है ग्लास, वो हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्यूशन में घुल जाता है, इसीलिए कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा HF का प्रयोग, HF ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि कांच HF में घुलनशील है, क्योंकि कांच HF में घुलनशील है। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, कांच HF में घुलनशील है। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। अब जितना जितना बॉन्ड लिखा है ना, सबके ऊपर ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा, बस ट्रिक लगाइएगा, बॉन्ड टिक मारिएगा, आगे बढ़िएगा, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। प्रीवियस ईयर इसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, इससे भी 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। समझ गए, चलिए ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। एलिमेंट याद है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड पढ़े थे ना, ठीक है, तो ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। मेटल किसे कहते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया था। नॉन मेटल भी किसे कहते हैं, पढ़े थे ना जी, बोल नहीं रहे। हाँ, तो ये सब हो गया है आपका। मेटल वाइड भी हम लोगों ने देखा था, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम, ये सब भी हो गया था। ओसीएल फेंकाना और अल फेंकाना, ठीक है, ओसीएल फेंकाना, अल फेंकाना हुआ था ना, ये भी बनवा दिए थे। चलिए सारा का सारा हो गया है आपका। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अभी बीपीएससी में आया नहीं है, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, जरूरी लगा तो इसको पढ़ा जाएगा, नहीं तो स्किप करा जाएगा। देखो, कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट को हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे। तो कैटलिस्ट वैसे फैक्टर होते हैं जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे गांव में बूढ़ा पुरनिया सब होता है, वो क्या करता है, मार फंसा देता है और अपने पीछे से भाग जाता है। अब आप लड़ते रहिए, समझ गए, पतो नहीं चला कि इसमें कैटलिस्ट का काम कौन किया है, कौन चाचा घुसे थे तो ये मार हुआ। वो बगल में मार कर रहे हैं, आप बगल में बैठ के वो बना रहा है, पता नहीं चलेगा। समझ गए, तो कैटलिस्ट का काम करता है।
अब कैटलिस्ट दो तरह का होता है, जैसे गांव में झगड़ा हुआ तो एक बूढ़ा आया जो मार फंसा दिया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और जो समझदार बूढ़ा होगा वो क्या करेगा, मार छोड़ाएगा, तो वो कौन सा है, निगेटिव कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव जो अभिक्रिया के दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, दूसरा होगा निगेटिव कैटलिस्ट जो अभिक्रिया के दर को घटा देगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट तो समझ गए, जो दर को बढ़ाएगा घटाएगा लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अब एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन, और एक होता है जिसको कहते हैं कैटलिस्ट इनहेंसर। तो कैटलिस्ट इनहेंसर मतलब जो कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ा दे, समझ गए। अब जो बूढ़ा है वो जो झगड़ा करा रहा है, एक हो गया मैंने क्या बोला, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, या बोला हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये तो समझ गए, ये रिएक्शन के दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और एक होता है कैटलिस्ट इनहेंसर, कैटलिस्ट इनहेंसर, इनहेंसर का मतलब क्या होता है, जो इस कैटलिस्ट के क्षमता को बढ़ा देगा। गांव में कोई बूढ़ा है, बहुत खचड़ा है, बदमाश है, वो बैठा हुआ है, उसको कोई काम धाम नहीं मिल रहा है, समझ गए। अब कोई उसके पास आ करके कहे कि बाबा आज ये कर दीजिएगा ना, तो आपको चाय पिलाएंगे रात में, या फिर कुछ और उसको लोभ जो हो, वो छाता दे देंगे, धोती कीन के दे देंगे आपको। अब धोती देने का लालच उसको दिया गया तो बूढ़ा उठ जाएगा कि अब आज मार फंसा देते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट की क्षमता को जो बढ़ाता है वो कहलाता है कैटलिस्ट इनहेंसर। ये कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट इनहेंसर नॉट कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की क्षमता को, मतलब ये धोती देने पर मार करवा देगा, अभिक्रिया के दर को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है आपके पास, निगेटिव कैटलिस्ट, समझ गए। एक है आपका निगेटिव कैटलिस्ट, तो निगेटिव कैटलिस्ट जो है इसको कहा जाता है कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। निगेटिव कैटलिस्ट को कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन, यानी उत्प्रेरक जहर। ये क्या काम करेगा, इस कैटलिस्ट की क्षमता को क्या करेगा, घटा देगा, समझ गए। तो ऐसा पदार्थ जो कैटलिस्ट की क्षमता को घटाता है वो कैटलिस्ट पॉइजन कहलाता है। जितने सारे सल्फर के कंपाउंड हैं वे सबके सब कैटलिस्ट पॉइजन का काम करते हैं। मॉलिब्डेनम जो है वो कैटलिस्ट इनहेंसर का काम करता है, यानी कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ाने वाले कैटलिस्ट इनहेंसर, कैटलिस्ट की क्षमता को घटाने वाले कैटलिस्ट पॉइजन। दूसरा एक टर्म इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक टर्म आता है जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, वैसा एनर्जी जो रेट ऑफ रिएक्शन को करवाने के बीच में खर्च हो रहा है, समझ में। जैसे मान लीजिए आपका H2O है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के बीच में इसमें कुछ ऊर्जा लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, तो वैसी ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने में लगती है उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है वो समझिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे कि घटा देंगे, उल्टा होता है, घटा देंगे। अगर अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देंगे, समझ गए। अभिक्रिया के दर को घटाना है तो निगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, समझ गए। तो ऊर्जा रिएक्शन के दर को बढ़ाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, और ऊर्जा के दर को घटाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देना होता है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ते चलते हैं, फिर इसको लिखवा देते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट जो है, इस कैटलिस्ट की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, नाम था उसका बर्जेलियस, ठीक है। तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक जो है वो बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। कैटलिस्ट वह पदार्थ होते हैं विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बट इट कैन इंक्रीज, लेकिन ये बढ़ा देते हैं या ये घटा देते हैं अभिक्रिया के दर को। आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी इसको कहते हैं सक्रिय उत्प्रेरक, समझ गए, सक्रिय उत्प्रेरक। तो दी कैटलिस्ट विच आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वैसा कैटलिस्ट जिसे अभिक्रिया के दर को बढ़ाने में प्रयोग करा जाता है वो होता है। जैसे एग्जांपल में मैग्नीज ऑक्साइड, या आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है। दूसरा इसमें आपका निगेटिव कैटलिस्ट, तो दी कैटलिस्ट विच आर यूज टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने वाला। एग्जांपल में हो गया आपका इथेनॉल, ग्लिसरॉल, एल्कोहल, समझ गए, ये सब आपका निगेटिव कैटलिस्ट है। फिर है आपका ट्रिगर इनहेंसर या कैटलिस्ट इनहेंसर। तो कैटलिस्ट इनहेंसर क्या करेगा, कैटलिस्ट की क्षमता को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ाएगा,
समझ में आ रहा है? यानी धोती का काम ही करेगा। द मैटर विच आर यूज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट, वैसा पदार्थ जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, वो ट्रिगर इनहेंसर है। एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा, मॉलिब्डेनम, समझ गए। और दूसरा है ट्रिगर पॉइजन या कैटलिस्ट पॉइजन, तो ये क्या करेगा, वैसा पदार्थ जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को घटा देगा। एग्जाम्पल में हो गया मरकरी और सल्फर का कंपाउंड, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा इसको हिंदी में कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो दी एनर्जी विच इज यूज टू कंप्लीट एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, समझ गए। नोट में 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 3 पॉइंट है। दी इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर देन द रिएक्शन इज स्लो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, तो रिएक्शन कैसा होगा, धीरे, स्लो होगा। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट माने सक्रिय उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी ऊर्जा को अगर रिएक्शन फास्ट करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं। और आगे लिखा हुआ है टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर को घटाने के लिए निगेटिव कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, समझ गए। अब कुछ कैटलिस्ट जो है जो एग्जाम में आया हुआ है, इससे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन कैटलिस्ट से नहीं आया है। आयरन पाउडर जो है, क्वेश्चन पूछता है अमोनिया का निर्माण हैबर्स विधि द्वारा किया जाता है, प्रक्रिया का नाम है हैबर्स प्रोसेस। तो अमोनिया जो आपका हैबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है, तो क्वेश्चन पूछता है उसमें कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, आयरन पाउडर, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्लेटिनम पाउडर, तो प्लेटिनम पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। हॉट एल्यूमिना, इसका प्रयोग किया जाता है आपको अल्कोहल से क्या बनाने में, ईथर बनाने में। निकेल का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज से क्या बनाने में, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, समझ गए। जाइमेज का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज से भी इथाइल अल्कोहल बनाने में। आपका इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज का प्रयोग किया जाता है शुगर से ग्लूकोज बनाने में। और आपका लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क से क्या बनाने में, कर्ड यानी दूध से दही बनाने में। लैक्टिक वैसेलीज का भी प्रयोग किया जाता है आपको मिल्क से लैक्टिक एसिड बनाने में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो यहाँ नोट में मैंने ये सारे के सारे कैटलिस्ट का नाम लिख दिया है वो सब आया है, बस इसमें इतना ही है। तो इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, 5 मिनट में इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक हेडिंग बना लीजिएगा, उत्प्रेरक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसकी खोज, उत्प्रेरक में लिखेंगे इसकी खोज बर्जेलियस, बोर्ड पर लिखा हुआ है BERZELIUS, इसकी खोज बर्जेलियस, BERZELIUS, बर्जेलियस ने की थी, बर्जेलियस ने की थी। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या कम कर दे, अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या कम कर दे, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले, स्वयं अभिक्रिया में भाग न ले, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, सक्रिय उत्प्रेरक या सक्रिय, या इसी को कहते हैं सकारात्मक उत्प्रेरक। सक्रिय या सकारात्मक उत्प्रेरक, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को
बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिख लीजिए। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो आएगा सीधे पूछेगा आपसे कि पॉजिटिव कैटेगरी, डिफिनीशन लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन दे देगा, समझ गया। डिफिनीशन देके ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन में से चुनना होगा कि कौन क्या है। अब देखा अभिक्रिया के दर को घटा देने वाला, ऑप्शन में पॉजिटिव कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट इनहेंसर, कैटेलिस्ट ट्रिगर, पॉइजन ट्रिगर, वो सब लिखेगा, उसमें आपको पहचानना है केवल। चलिए उसके बाद लिखिएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव कैटेलिस्ट, निगेटिव कैटेलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक, डैश दे करके लिखिएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया के दर को, ये रासायनिक अभिक्रिया के दर को, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देती है। ये रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा इथेनॉल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल। इथेनॉल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इथेनॉल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल। इथेनॉल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल। चलिए आगे लिखिएगा नोट में। अब नोट में लिखते चलिए। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाता है, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाता है, उसे उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाता है, उसे ट्रिगर इनहेंसर या कैटलिस्ट इनहेंसर, उसे ट्रिगर इनहेंसर, इसको बोला जाएगा। आपको ट्रिगर इनहेंसर को बोला जाता है, क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में ही ये वर्ड यूज होता है, हिंदी इसका कुछ खतरनाक टाइप का होगा, इसीलिए क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन में आएगा तो हिंदी जिसका ऑर्ड दिखा हुआ है ना, उसको इंग्लिश से पढ़ के उसको करिएगा। ट्रिगर इनहेंसर लिख लो ना, याद तो रहेगा ना, जो कैटलिस्ट को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। ट्रिगर इनहेंसर या कैटलिस्ट इनहेंसर कहा जाता है। ट्रिगर इनहेंसर या कैटलिस्ट इनहेंसर कहा जाता है। हो गया? आगे लिखिएगा, इसका एग्जांपल लिख लीजिए मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम। हो गया? चलिए दूसरा लिख लीजिएगा मॉलिब्डेनम, MOLYBDENUM, मॉलिब्डेनम, MO। उसके बाद लिखिएगा ट्रिगर पॉइजन। अगला नोट में ही अगला पॉइंट लिखिएगा, अभिक्रिया के दर को लिखिएगा, अभिक्रिया के दर को घटाने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक की क्षमता को, ऋणात्मक उत्प्रेरक की क्षमता को घटाने वाला उत्प्रेरक जहर, ब्रैकेट में लिख लेना कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक जहर, कैटलिस्ट पॉइजन, CATAYLS, YST,
LYST, कैटलिस्ट पॉइजन कहलाता है, कैटलिस्ट पॉइजन कहलाता है। उदाहरण में लिख लीजिएगा, मरकरी और सल्फर के यौगिक। एग्जाम्पल में मरकरी और सल्फर के यौगिक, मरकरी और सल्फर के यौगिक हो गया। हाँ, मरकरी और सल्फर के यौगिक। तीसरा पॉइंट लिखिएगा नोट का, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में, नेक्स्ट पॉइंट, नोट का ही नेक्स्ट पॉइंट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में खर्च होने वाली ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में खर्च होने वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ब्रैकेट में एक्टिवेशन एनर्जी, ACTIVATION, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा नोट का, यदि सक्रियण ऊर्जा अधिक है, यदि सक्रियण ऊर्जा अधिक है तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया धीरे होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया धीरे होगी। नोट का दूसरा अगला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए सकारात्मक उत्प्रेरक, बढ़ाने के लिए बोले, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के लिए सकारात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा घटा देते हैं, सकारात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा घटा देते हैं, घटा देते हैं। हो गया। अब चलिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सकारात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा घटा देते हैं। चलिएगा महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखते चलिए। पहला लिखिएगा लौह चूर्ण, पहला लिखेंगे लौह चूर्ण, आयरन पाउडर, लौह चूर्ण, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसका प्रयोग हैबर विधि द्वारा, हैबर HABER, हैबर, इसका प्रयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, इसका प्रयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। दूसरा लिखिएगा प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम पाउडर, प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, प्रोसेस है। अब हैबर्स विधि में 10th क्लास में प्रैक्टिकल करना था, स्कूल में नहीं किए थे। चलिए प्लेटिनम चूर्ण में लिखिएगा, इसका प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में, वहां HNO3 नहीं होगा जी, HNO2 होगा, N2O ना। इसका प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज क्या होता है? हंसाने वाला गैस या बेहोश करने के लिए,
एनेस्थेसिया में भी नाइट्रस ऑक्साइड और हंसाने के लिए भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया। इसका प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में किया जाता है। हो गया। तीसरा लिखिएगा गर्म एल्यूमिना। तीसरा लिखिएगा गर्म एल्यूमिना। इंग्लिश वाले लोग सुधार लेंगे, HNO3 नहीं लिखिएगा, ठीक है। हाँ, NO2। अगला लिखिएगा गर्म एल्यूमिना। गर्म एल्यूमिना में लिखिएगा इसका प्रयोग अल्कोहल से ईथर बनाने में, अल्कोहल से ईथर बनाने में किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने में किया जाता है। चौथा लिखिएगा निकेल। निकेला, निकेल। निकेल में लिखिएगा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, इसका प्रयोग ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इथाइल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पांचवा लिखेंगे जाइमेज, ZYMASE, जाइमेज। ASE लगा हुआ है तो इसका मतलब इंजाइम है, समझ गए ना। जैसे न्यूक्लिएज, लाइपेज ये सब था ना, वैसे ही जाइमेज एक प्रकार का इंजाइम है। और सभी इंजाइम क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। तो जाइमेज में लिखिएगा डैश देकर कि इसका प्रयोग से, इसका प्रयोग ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। दोनों कैटलिस्ट का प्रयोग एक ही है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा इन्वर्टेज, INVERTASE, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन्वर्टेज डैश देकर के लिखिएगा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग चीनी से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका प्रयोग चीनी से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, चीनी से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने में किया जाता है। सबसे मीठा चीनी कौन होता है? फ्रुक्टोज। याद रखना है, सबसे मीठा चीनी फ्रुक्टोज है। किसमें पाया जाता है? फलों में। हो गया। उसके बाद लिखिएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड डैश देकर लिखिएगा दूध से दही बनाने में। लैक्टिक एसिड दूध से दही बनाने में। और उसके बाद लिखिएगा लैक्टिक वैसेली। लैक्टिक वैसेली, वैसेली डैश देकर के लिखिएगा इसका प्रयोग दूध से, लैक्टिक वैसेली में लिखेंगे इसका प्रयोग दूध से, इसका प्रयोग दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में किया जाता है। दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में किया जाता है। लैक्टिक अम्ल। चलिए ठीक है, तो कैटलिस्ट में इतना ही देख लेना है, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में।